Dear students, today we will learn second part of our first chapter, gravitation, in 10th standard. Kepler's laws. Kepler had put forth the laws of planetary motion. Laws of planetary motion. The laws of Kepler's, they are related to planetary motion, isn't it? Before going to learn Kepler's laws, it is necessary to learn about an ellipse. Suppose this one is cone. If it is cut by an inclined position, if it is cut by an inclined position, आप अगर इसको कट करेंगे, not horizontal but an inclined position, if it is cut, then you will obtain an ellipse on the upper surface of this cone, which is cut. There are many properties, but we will learn only two properties of an ellipse. Ellipse is like this. And it has two focal points, F1, F2. You know about circle. This is circle. It has only one center, right? इसको हम कंपास की मदद से खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक ही सेंटर होता है. अगर हमको ऐसा एलिप्स ज्योमेट्रिकली बनाना है तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दीज टू सेंटर्स. ये दो सेंटर्स की आपको हेल्प लेना पड़ेगी. ये दो जो सेंटर्स है, ये दो सेंटर्स F1 और F2, अगर यहां पर हम ऐसी कोई चीज लगा देंगे कि जिस पर से हम कोई डोर को रोल कर सके, ऐसी कोई चीज यहां पर लगा दें कि उस पर से कोई धागा या रोप रोल कर सके, और उस धागे के इस तरह बीच में कोई पॉइंटर कंपास की तरह कोई पॉइंटर ऐसा अगर हम इस तरह घुमाएं तो हमको एलिप्स हासिल होगा. हम एलिप्स ड्रॉ कर सकेंगे. ठीक है. ये दो सेंटर पर से रोप रोल कर रहा है और रोप के सेंटर में हमने एक पॉइंटर लगाया है. जब हम डोरी को रोल करते हुए इस पॉइंटर को इसके राउंड ऐसा घुमाएंगे तो हमको एलिप्स मिल जाएगा. ओके. हमको एक चीज मालूम है अबाउट सर्कल कि अगर हम पॉइंट्स लेंगे
सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हो, तो ये सब डिस्टेंस बराबर होते हैं। अगर ये O है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, isn't it? तो इसी तरह का रूल यहां पर भी फॉलो होता है, लेकिन यहां चूंकि दो सेंटर्स हैं जिसको हम फोकल पॉइंट्स कहते हैं, दो सेंटर्स F1 और F2, F1 F2, यहां पर तो सेंटर का और पॉइंट का एक ही डिस्टेंस था। अब यहां दो सेंटर है तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे दोनों की, और 3 पॉइंट से लेंगे, जैसे कि A B C, A B C, हर पॉइंट को हम दो सेंटर से जोड़ेंगे। यहां पे हर पॉइंट को सेंटर से जोड़े थे हम, एक पॉइंट उसको सेंटर से जोड़े थे, ये पॉइंट दो सेंटर है, दो सेंटर से जोड़े, राइट। ये इसका एक्सिस है, इससे हमको मतलब नहीं है, एक्सिस से। तो AF1 प्लस AF2, the sum of the distances of focal points, कहां से, from the point on the curve, from the point on the curve। अब दूसरे का भी इसी तरह लेंगे हम, BF1 BF2, ये भी सम हो गया। अब तीसरे पॉइंट का, इसका भी इसी तरह लेंगे, CF1 प्लस CF2, CF1 प्लस CF2। यहां पर जैसा देखा अपना हमने कि एक सेंटर है और जितने भी पॉइंट्स है कर्व पर वो सब इक्वल डिस्टेंस पर रहते, तो यहां पर भी ये 3 पॉइंट्स है, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका सम बराबर होगा, इक्वल होगा। यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2, राइट। समझ जाए तो रिमेंबर 2 पॉइंट्स हियर, an ellipse has 2 focal points, and second property, the sum of the distances of 2 focal points from any point on the curve is equal। कोई भी पॉइंट कर्व पर दो फोकल पॉइंट्स, उनका डिस्टेंस, ये पॉइंट्स का सम, दो फोकल पॉइंट्स उनका कर्व पर जो पॉइंट है वहां से जो डिस्टेंस है वो दोनों का सम इक्वल रहेगा, चाहे कोई भी पॉइंट। नाउ वी विल सी केपलर्स लॉ।
planets, they revolve in a particular orbit. ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये तो कोपरनिकस ने भी मालूम किया था, लेकिन लॉज नहीं लिखे थे उसने, जिस तरह इसने लिखे केपलर ने 3 लॉज लिखे रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशन। पहला लॉ ये है उसका कि फर्स्ट लॉ, प्लैनेट्स रिवॉल्व around the sun in a particular orbit और ये जो ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse। ये जो ऑर्बिट है ये एलिप्स की तरह होता है। अभी जो हमने एलिप्स की प्रॉपर्टी देखी, बिल्कुल उसी तरह का एलिप्स होता है, उसका रास्ता एलिप्स की तरह का होता है, ये बताया केपलर ने। विद द सन, और उसके अलावा एट one of the 2 फोसाई। और सन कहाँ होगा? हमने जो फोकल पॉइंट्स की पोजीशन देखी थी, आप फिगर में चाहे सन यहां पर ड्रॉ करो या फिगर में यहां पर ड्रॉ करो, ये मतलब है उसका। ठीक है, एट वन ऑफ द 2 फोसाई, इसका मतलब क्या है कि सन को आप ये 2 फोकल पॉइंट्स में से कहीं पर भी बना सकते हैं। हमने यहां बनाया तो आप इधर भी बना सकते। फोकल पॉइंट की जो पोजीशन वहां पर हम सन को ड्रॉ करें। और दूसरा, फर्ज करो सपोज अ प्लैनेट इट इज रिवॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट एट पोजीशन A। सपोज आफ्टर सम टाइम in a regular interval of time it will sweep a certain area। प्लैनेट जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, ठीक है, तो एक एरिया स्वीप करता है वो, सर एक एरिया स्वीप होगा उसके लिए, जो फिगर में बताया। सपोज ये A1 एरिया है। अब बी पोजीशन पर देखिए, बी पोजीशन पर उतने ही टाइम इंटरवल में, जितना टाइम इंटरवल यहां पर लिया गया, उतना ही टाइम इंटरवल में इस पोजीशन पर जो एरिया स्वीप हुआ ये यहां पर बताया हुआ, ये B2। अब देखिए यहां पर नियर है, प्लैनेट थोड़ा नजदीक है। अब यहां पर प्लैनेट थोड़ा सा दूर चलेगा, लेकिन जो एरिया है वो थोड़ा नैरो हो गया। अब सपोज ये पोजीशन C है, थोड़ा सा दूर है, तो ये पोजीशन ज्यादा दूर है। उतने ही टाइम इंटरवल में इसने जो एरिया स्वीप किया ये बताया C2, A1 B1 और ये C1। तो अकॉर्डिंग टू केपलर A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C1। ये एरिया, 3 भी एरिया बराबर होते हैं। The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal intervals of time, equal intervals of time।
देखिए ये प्लैनेट है जो मूव कर रहा है ना, यहां से जब टाइम इंटरवल में जब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने क्या किया, उसको एक लाइन के जरिए सन से जोड़ दिया, प्लैनेट को और सन को एक लाइंस के जरिए हमने जोड़ दिया, ये मालूम करने के लिए कि कितना एरिया स्वीप हो रहा है ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल। इसी तरह यहां पर भी हमने लाइन से जोड़ दिया, इसी तरह यहां पर भी। तो ये जो एरिया है वो बराबर होता है, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड लॉ, ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, द स्क्वायर of the orbital period is directly proportional to the cube of semi-major axis, semi-major axis of its orbit। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब ये प्लैनेट को इस ऑर्बिट का चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है वो ऑर्बिटल पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड for the planet, time required for the planet to complete one rotation around the sun is called time period। इसको हम ऑर्बिटल पीरियड भी कहते हैं, दो स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। स्क्वायर उसका मतलब टी स्क्वायर, टी टाइम, उसका स्क्वायर। ऑर्बिटल पीरियड है, टाइम है, वो टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस क्या है, देखिए ये एलिप्स है, हम देख रहे हैं यहां पर, ये इसकी एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। ऐसे हम और भी एक्सिस उतार सकते हैं, लेकिन ये दो काफी है, एक ये वाली और ये एक वाली। तो ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ये वाली, यहां से लेके यहां तक। जिस तरह डायमीटर होता है सर्कल का, वैसा इसका ये सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। अब उसका आधा, सेमी का मतलब आधा, हाफ। ये मेजर एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक, ये जो है सेमी मेजर एक्सिस, यहां से लेके यहां तक सेमी मेजर एक्सिस, उसका क्यूब आर क्यूब है समझ। तो इस तरह ये तीन लॉज हैं केपलर रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, केपलर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसकी जोड़ी लगाएंगे आप किससे, प्लैनेटरी मोशन से, और तीन लॉज लिखो बोले तो ये तीन लॉज लिखिए, राइट। अब हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी है अर्थ की, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं जमीन का, है ना। तो उसके रिगार्डिंग, अट्रैक्शन के रिगार्डिंग, प्लैनेट्स के या कोई भी पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग न्यूटन ने लॉ लिखा, लॉ फॉर्मुलेट किया। तो वो लॉ देखेंगे। सपोज there are two bodies having mass m1 and m2. The distance between their centers is d. दो बॉडीज जिनका मास m1 और m2, एक का m1 और दूसरे का m2 है, दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d है। सपोज कहीं पर r लिखा हुआ है, कहीं d लिखा हुआ है, ठीक। तो d डिस्टेंस है, समझिए दोनों के सेंटर्स के बीच का, याद रखो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ठीक है। तो ये एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो कितने फोर्स से खींचेंगे उसके लिए उसने लॉ लिखा कि जब एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, कितने फोर्स से खींचता है उसके लिए इसने लॉ लिखा, फॉर्मूला बनाया न्यूटन ने। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, it is directly proportional to the product of their masses. दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यानी मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का मास लिखेंगे बिकॉज देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं m1 and is inversely proportional to the square of the distance between their centers, d square. Inversely proportional to the square of the distance between their centers. दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है d, उसका स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। मतलब जो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है, ठीक है। अगर डिस्टेंस ट्वाइस कर दिए 2d स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4d स्क्वायर हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 इनवर्स में है, 4 यहां पर इनवर्स में है, d की जगह में वैल्यू रखा 2d। अगर हम डिस्टेंस ट्वाइस किए तो क्या हो जाएगा, ये 2d स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर, 4 आ गया इनवर्स में। इनवर्स में होने की वजह से फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज ट्वाइस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस 4 टाइम्स। इसी तरह अगर 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाए तो 3d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9d स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करते समय अगर 2 अगर हो वैल्यूज तो हम उसको ब्रैकेट में लेते हैं, फिर उसको खोलते हैं ब्रैकेट में लिए, फिर उसको स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर, 9d स्क्वायर। अब 9 आ गई वैल्यू, मतलब अगर डिस्टेंस आप 3 टाइम्स किए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 टाइम्स कम होगा, है ना। यानी d की वैल्यू जब बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो निकाल कर जब इज इक्वल टू लगाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G लगता है, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो
तो ये है फॉर्मूला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। An object attract the other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये है न्यूटन का लॉ, उसका स्टेटमेंट। ओके, एग्जाम में अगर आपको लिखने को कहा जाए तो ये लॉ फॉर्मूला ये। अब हम जी की वैल्यू लिखेंगे इसी फॉर्मूले से। जी इज इक्वल एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू n। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू निकाली। जब आप फोर्स कितना है ये मालूम करने के बाद, या मालूम है आपको, गिवन है, वो लिखे, दोनों का दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस लिखे, दोनों का प्रोडक्ट लिखे, ठीक है, तो आपको जी की वैल्यू मालूम है। जी की वैल्यू इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू मालूम की हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश। अब इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होगा कैपिटल जी का, लेकिन यूनिट क्या लगाएंगे इसके हिसाब से? फोर्स का न्यूटन, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मास, मास का यूनिट किलोग्राम, ये दूसरा मास उसका यूनिट किलोग्राम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका यूनिट होगा। अब इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या। तो ये भी असल में कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू यूनिट मासेस व्हिच आर केप्ट एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दो यूनिट मासेस लिए और उनको यूनिट डिस्टेंस से एक दूसरे के दूर रखे, तो उनके दरमियान जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज सेम एवरीवेयर, इट इज सेम इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी। स्पेस में, मून पर, कोई भी प्लैनेट पर कैपिटल जी ऑलवेज कांस्टेंट, सेम एवरीवेयर, है ना। और 6.67 इंटू 10⁻11 ये इसकी वैल्यू है, याद रखना। और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, याद रखना। So these were our today's topics. Take down in your notebook and in homework write the Kepler's laws. Right? Kepler's laws with this figure. This figure. We will meet in next period. Goodbye.